हेलो डीडी पे आप सबका नमस्कार। आपको अब तो पहचान गए होंगे कि हर इतवार को हमारे पास एक सेलिब्रिटी आती हैं हमारे स्टूडियो में, जिनसे हम बात करते हैं। और मैं ही नहीं बात करती, मगर आप लोग सब उनको फ़ोन करके उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप ख़ुद उनसे बात कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ सितारा देवी जी आई हुई हैं। सितारा जी, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने समय निकाल के आप हमारे पास आई आज। सितारा जी, पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्वीन ऑफ कथक कब से माना गया? खैर, क्वीन ऑफ कथक तो मैं अपने मुंह से कह नहीं सकती हूँ। मुझे ये जो खिताब मिला है ये हमारे गुरुओं के कारण, हमारे पिताजी आचार्य पंडित सुखदेव महाराज जी, जिन्होंने बचपन से हमें ट्रेनिंग दी। हाँ, नहीं, आपको क्वीन ऑफ कथक टाइटल किसने दिया? हाँ, वो गुरु अपना रविंद्रनाथ ठाकुर जी, उनके सामने मैंने नृत्य किया जब मैं 16 साल की थी। तो उन्होंने जब देखा, क्योंकि उन्होंने कथक तो बहुत देखा होगा, लेकिन जो हमारे बनारस घराने का स्टाइल है, मैथोलॉजी है, उसमें भाव अंग बहुत ज़्यादा है, दुर्गा काली ये सब, उसके ऊपर हमारे पिताजी जो लिखे हैं देखकर बड़े खुश हुए। लेकिन ये कहाँ पे था और कैसे रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ आए जो आपने उनके सामने डांस किया और उन्होंने आपको ये टाइटल दिया क्वीन ऑफ कथक? ये हुआ जो मालाबार हिल में अतिया बेगम रहती थी। अतिया के स्टेट है, वहाँ की वो बेगम थी और उनके हस्बैंड बहुत बड़े पेंटर थे। तो जब भी कोई डेलीगेशन आता था, जैसे अंग्रेज़ों का है, महाराजों का है, तो वो हमारा डांस देखी थी तो मुझे ही बुलवाती थी। हमारे पिताजी कहे बेटी को लेकर आ जाइए। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था जो भारत को एक करने के लिए, तो जितने राजे महाराजे सब अतिया बेगम के घर में उनका मीटिंग थी। वहाँ गुरुजी भी थे। तो जयपुर महाराज, जोधपुर महाराज, बीकानेर महाराज, दरभंगा, बहुत राजे महाराजे, कोई 25-30 स्टेट के थे। वहाँ गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर भी बैठे थे। वहाँ सरोजनी नायडू थी, उन्होंने बड़े प्रेम से। तो दीदी, आप तो इतने बड़े बड़े लोगों से मिली हुई हैं और इतने साल आपने कितने, अब आप शायद 80 में सिर्फ 2 साल कम रह गए हैं और इतने साल, और अभी भी आप डांस करती हैं। 80 क्यों कहिए, ज़्यादा कहिए, क्योंकि मैं डांस के विषय में आज हज़ारों साल से जानती हूँ। अच्छा, देखिए, जब सवाल आने शुरू हो गए। हाँ। एक सिद्धार्थ सिकंदे हैं थाने से। हाँ जी, बोलिए, आपको क्या पूछना है? हेलो। हेलो, सितारा देवी जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम, आप यू आर सच ए सक्सेसफुल सेलिब्रिटी। आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सीक्रेट ऑफ व्हाट? सक्सेस मेरा सीक्रेट ये है कि हमारे ख़ानदान में ये 400-500 साल से ये संगीत चला आ रहा है और हम उसी में पले हैं। हमारे पिताजी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, लेखक थे, नर्तक थे। उन्होंने शिक्षा दी और 5 साल की उम्र से लेकर अब तक मैं रियाज़ करती हूँ। और मतलब हमारे ज़माने में तो इतना फैसिलिटीज़ नहीं था। मैं यहाँ पे 1 मिनट रोकना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि सितारा देवी जी को 8 साल की उम्र में गुरु माना गया था और उसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है। सितारा जी, आप वो बताएंगी? हाँ, वो ऐसा था कि बनारस में गर्ल कमच्छा एक जगह है, वहाँ लड़कियों का स्कूल है। तो मैं घर में डांस वांस, तो हमारे घर में ऐसा था कि ये तो इंटरेस्ट नहीं लेती, खेल कूद में बहुत रहती थी। तो पिताजी बोले इसकी शादी करा दो, इसको रहने दो, इसको डांस वांस मत सिखाओ। लेकिन हम छुप छुप के देखते थे। हमारी नंदा दीदी, तारा दीदी, गोपी कृष्ण की मदर ये सीखते थे, तो हम वही सब नकल करके स्कूल में नाचते थे। हमारे मास्टर जी ने देखा, कहा अरे ये तो डांस तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ एक प्ले हो रहा है सत्यवान, सावित्री सत्यवान का, तो ये डायरेक्शन तुम करो, हमारे लड़के बड़ी बड़ी लड़कियाँ जो हैं।
तो उसमें डायरेक्शन किया और पेपर में आ गया और पिताजी बोले ये कौन लड़की है, और आज पेपर है, बहुत पुराना है वहाँ। मगर वो तो बताइए कि कैसी आपकी उंगली पकड़ के आपको स्टेज पे लाए हाँ, थे। तो जब प्ले ख़त्म हो गया तो हमारी जो प्रिंसिपल थी और वो कहने लगी भाई आपने प्ले देखा, अच्छा लगा आप लोगों को सबको, लेकिन हमारे आज बीच में एक बहुत बड़ा कलाकार आया हुआ है, उसको मैं पेश करना चाहती हूँ। तो उंगली पकड़ के मुझे स्टेज में लाई, इतनी छोटी सी लड़की। बोले ये डांस जो कंपटीशन देखा ये इस लड़की ने किया है। तो लोग हैरान हो गए और इतना अप्लोज मिला मुझे, और पेपर में दूसरे दिन निकला, पिताजी ने पढ़ लिया, और पढ़ते ही तो पर हमारा रियाज शुरू हो गया, प्रैक्टिस देना शुरू हो गया कि तुम कैसे नाचने लगी। बोले पिताजी हम छुप छुप के देखते थे दीदी को। तो आप लोग भी छुप छुप के देखिए और देखिए क्या होता है। एक मिस्टर वैभव आपसे बात करना चाहते हैं। ज़रूर, बोलिए वैभव साहब। हेलो। हाँ जी। मुझे ऐसा सवाल करना था हाँ। कि आप कथक डांस की कहाँ से सीखे? कथक डांस कहाँ से सीखे हैं? हाँ। अरे भाई हमारे फैमिली, मैंने पहले ही कहा ना कि हमारे परंपरा, बाप दादा परदादे सब कुछ संगीत नृत्य होता है। लड़कियों में हमारे पिताजी ने इतनी हिम्मत की कि उस ज़माने में, जबकि इसको बहुत ही घटिया समझा जाता था, क्योंकि सड़कों पे लोग नाचते थे और नटनियाँ नाचती थी, भांड लोग नाचते थे, तवाइफें नाचती थीं, इसके वजह से ये सब बंद हो गया था। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, ये तो कला है, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो ये तो मैं बचपन से नाच रही हूँ और हमारे ख़ानदान में है ही है। लड़कियाँ नहीं नाचती थी, लेकिन पिताजी ने हम लोगों को सिखाया और इस कथक का नाम कराया, क्योंकि उस ज़माने में पब्लिक में नाम नहीं था कथक का, दरबारों में था, राजे महाराजों में था, और गाने वालियाँ नाचती गाती थीं। दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कथक मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के दिल में ये गलत फहमी है कि ये मुस्लिम्स का नाच है, ये कोठा का नाच है। हाँ। लेकिन और मैंने शुरू में यही सोचा था कि आप भी मुसलमान हैं। अच्छा। मगर आपका नाम सितारा देवी कैसे हुआ, उसके बारे में हमें बताइए। सितारा देवी यूँ हुआ कि मेरा नाम तो यह है नहीं, मेरा नाम धन्नो है। तो मतलब जब मैं नाचने लगी तो पिताजी ने भी कहा कि कुछ धन्नो नाम बड़े गंवार सा लगता है और एकदम इसमें चमक नहीं है। तो मेरे दीदी का नाम सितारा दीदी था, तो उन्होंने कहा इसका नाम सितारा रख दो। तो उन्होंने कहा भाई सितारा तो मुस्लिम नाम है, अरे कहे देवी लगा दे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे हम। तो हम हमेशा ये कहते हैं अपने दोस्त ने, भाई हम तो हिंदू मुस्लिम हैं, हम तो सबको एक मानते हैं। एक श्री पाठक जी रुके हुए हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए पाठक भाई। मैं कविंद्र पाठक बोल रहा हूँ। हाँ जी। सितारा देवी जी नमस्कार, और आपको भी संचालिका महोदय आपको भी नमस्कार। मेरा ये प्रश्न है कि एक कथक नृत्य जो है वो सबसे कब किस उम्र से आरंभ किया जा सकता है? और दूसरा ये साथ ही से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आजकल बच्चों पे पढ़ाई का काफी बोझ रहता है, तो कितना समय इस पर दिया जाए इसे, अगर कोई सीखना चाहता है तो? अगर ये सीखना चाहे तो ये तो ऐसा है कि जैसे आप बच्चों को स्कूल में डालते हैं, नर्सरी में है, केजी में है, इस तरह से 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए। लेकिन 8 साल की उम्र में सेंस होता है बच्चों को कि हम क्या सीख रहे हैं, और ये चलता रहेगा। अगर उस पैमाने में पहुंचना है जो कि हम लोगों ने परिश्रम किया, अब जाके आप लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, टेलीविज़न वाले बुलाते हैं, वो बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, इसके लिए तो कम से कम 20 साल चाहिए। और पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़माने में इतनी पढ़ाई लिखाई थी नहीं। तो ऐसा था कि सारे मतलब जितना दिमाग था वो एक ही जगह था। अब तो पढ़ाई लिखाई है, फिर भी कोई ऐसे बच्चियां हैं। हमारी एक शागिर्द अभी 9 दिसंबर को होगा, वो 9 साल की उम्र से सीख रही है, अभी वो 18 साल की है। और कितने घंटे रियाज करती है वो रोज़ करती है। अभी वो तो सुबह उठ जाती है, कॉलेज जाती है। अब तो पहले स्कूल जाती थी, फिर शाम को आती थी, फिर कॉलेज जाती है। कॉलेज 1:30-2 बजे ख़त्म होके वो आ जाती है 3 बजे 2:30 बजे तक। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, शैलेश जवेरी उनकी बेटी है, और उनकी वाइफ भी सीखती हैं, उनकी छोटी बेटी भी सीखती है, और ये रेनी उसका नाम है जो बड़ी है। और वो 4 घंटे हमारे पास आती है रियाज़ करने के लिए, और रियाज करती है, डांट सुनती है। और पिताजी ने कहा कि वो मार भी देंगी तो भी तुम्हें सहना है, और तुम्हें डांटेंगी तो भी सहना है। अगर तुम सीखना चाहती हो तो
वरना अगर नहीं सीखना चाहती हो, अगर ऐसे वहीं वहीं है तो छोड़ दो, फिर जा कहे नहीं मैं तो डांसर भी बनूंगी और पढ़ूंगी भी। अच्छा, अब मिस्टर वाजपेयी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ वाजपेयी जी, आप हेलो। मुलुंड में हैं? जी हाँ जी बोलिए। सितारा जी नमस्ते। नमस्ते। बॉम्बे में आप कुछ ये कथक के बारे में कुछ कर रही हैं? जी हाँ, कहाँ पर? घर में सिखाते हैं, जो आते हैं बच्चियाँ, बड़ी लड़कियों को सिखाती हूँ। अच्छा। और जो छोटे बच्चे उनका जनरल क्लास है, हमारे मास्टर है, हमारी बेटियाँ हैं वो सिखाती हैं। और मैं बड़ी बड़ी लड़कियों को सिखाती हूँ, इसलिए कि वो बच्चे तो सीख नहीं पाते हैं, रोने लगेंगे, फिर उनको चॉकलेट दो तो टॉफ़ी दो तो ये दो वगैरह वगैरह। तो मैं बड़े लड़कियों को ज़्यादा करके लेती हूँ। किस नाम से संस्था चल रही है आपकी? हमारे नाम सितारा देवी के। सितारा देवी। ये जी। कहाँ बॉम्बे में किस जगह पे है? फिलहाल तो मैं अपने घर में ही ले रही हूँ, घर पे ही है। हाँ नेपेंसी रोड पर। नेपेंसी रोड पे। अभी मतलब बातचीत 2 स्कूलों में किया है, वालजिंगम में किया है, जी। न्यूयॉर्क में किया, अगर हॉल के लिए। जी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारा घर पुराना है लेकिन बहुत बड़ा है, तो घर ही में सिखा रही हूँ मैं। और आपका क्या विचार है जो आजकल के जो गाने फिल्मों में आ रहे हैं, मैं चौपाटी पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, आपको क्या लगता है कि इससे अपनी प्राचीन जो कथक या डांस की परंपरा थी उसमें कितना प्रभाव ये नए नाचों पर पड़ रहा है? आपको कैसा लगता है? देखिए ऐसा है कि ये पहले भी फोक नृत्य हुआ करता था, फोक गाने बनते थे, और लेकिन जो ये भेलपूड़ी खा रहा हूँ और चौपाटी में जा रहा हूँ, नानी मर गई तो मैं क्या करूँ वगैरह वगैरह, ये सब तो बकवासबाजी है। लेकिन क्या बताएं कि आजकल के बच्चों को, आप लोगों को खुद ही अच्छा लगता है, क्योंकि करिश्मा कपूर कर रही, झटके लगा के कर दी, कहें वाह। अभी जवान लड़की है वो, तो जो भी नाचेगी गाएगी ये करेगी तो आप लोगों को अच्छा ही लगे। आप लोगों को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, आप लोगों को गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि भाई ध्यान दीजिए, कोई पुरानी चीज़ें ऐसी हों, कोई सभ्यता ऐसी हो कि हमारे बच्चे सीख सकें। अब आजकल के नेता लोग माइकल जैक्सन को बुला के यहाँ पर दिखाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हाँ, माइकल जैक्सन को इसलिए बुलाया था। मंकट भाई, नहीं आप वाजपेयी जी बोल रहे हैं, वाजपेयी जी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मनकट भाई रुके हुए हैं हमारे लिए। लेकिन मैं अब ये कहना चाहूँगी कि हर ज़माने की अपनी अपनी स्टेटस होता है। ये अपनी सभ्यता भी तो भारतीय संस्कृति, भारतीय हाँ तो सभ्यता हो भी रही तो है, ना। जिन जिन को शौक है वो लोग कर रहे हैं। अब मैंने जिन जिन को अपनी अपनी कला सीखनी है उनके लिए काफ़ी हो रहा है देश में। हाँ, अब मैं मानकट जी से बात करूंगी। बोलिए मानकट भाई। हेलो। हाँ जी। हेलो, मैं धवल मांगड़ हूँ। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति में कथक का महत्व काफी घट रहा है? मुझसे पूछ रहे? हाँ आपसे पूछ। बिल्कुल नहीं घट रहा है। और हेलो, पर ये मॉडर्न जब से डांसेस आए स्कूल में सिर्फ डिस्को और यही सब चल रहा है, तो कथक को एक भारत का महत्वपूर्ण सम्मान देने के लिए क्या और आगे आपकी योजना होगी? क्या आप क्लास सेंटर खोलेंगे या किसी तरह का? जी हाँ, प्रमोट करना चाहेंगे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बनारस में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आया है, गवर्नमेंट ने वहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है, जिसमें कि उसमें कथक के लिए एकेडमी बनेगी और स्कूल बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई 200 करोड़ रुपए का, और जिसमें सड़कें बनेंगी, अच्छे अच्छे मकान बनेंगे, हम लोगों के लिए बड़े सुविधा होगी। अब उतना अच्छा तो हम तो खाली सिखा सकते हैं, अब उतना तो हमको बुला रहे हैं। अच्छा, अब वसाई से मिस्टर शर्मा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोलिए शर्मा जी। हेलो। हेलो मिसेस शर्मा। हाँ बोलिए बहन जी। हेलो। हाँ जी। First of all, I am not a lady, I am a girl. Okay, how old are you? I am 16. Oh, very good. Okay. Are you a Kathak dancer? Hello? Are you a Kathak dancer? Yeah. Oh, lovely. Okay. I would like to ask you that, see, behind a success, you have to lose something to gain something, right? You have to lose something to gain something. So what did you lose? I mean to say, you have to lose. हाँ, आप सितारा जी से पूछ रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, सितारा जी वो पूछ हाँ बिल्कुल सही है। तो बगैर कुछ खोए कुछ मिल नहीं सकता है। अब ऐसा है कि अब
ज़माना काफ़ी बदला हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने स्कूल खुले हुए हैं, कथक केंद्र दिल्ली में खुला हुआ है और वहाँ कोई 50 मतलब गुरु लोग हैं, और यहाँ बॉम्बे में बहुत से लोग हैं। लेकिन ऐसा है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम जो हमारी इतनी उम्र है, तो वो आजकल के जो कि 25 साल के लड़के हैं या 30 साल की लड़कियां हैं या 16 साल, वो स्कूल खोल के क्या सिखाएंगी, क्योंकि उनको खुद ही नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि हमारे ज़माने में बड़े बड़े गुरु थे, जैसे हमारे पिताजी सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लुच्चू महाराज, जिसको कि लखनऊ घराना उन लोग कहते हैं। अब वो लोग तो उनको गुजरे हुए 50 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, हमारे पिताजी को 60 साल हो गए। अब जो सिखाने तो वाले, उन्होंने अपना ज्ञान शागिर्दों को नहीं दिया? हम लोगों को दिया। गोपी कृष्णा हमारे खानदान में ऐसे हुए हैं, हमारी अलकनंद, तारा देवी, किशन दास, हमारे जो खानदान के थे, हम लोगों को वो सब मिल गया, क्योंकि उन लोगों के हमने उन्हें बहुत सेवा की। अपने घर में उनको रख रख के रात रात भर पैर दबा दबा के सीखते थे उन लोगों से। अब का जो कथक डांसर जो अब कहते हैं कि साहब हम गुरुजी हैं, तो गुरुजी हैं तो कुछ सिखाइए, कोई बनाइए। जैसे हमारे पिताजी ने तो गोपी कृष्ण को बनाया, सितारा देवी को बनाया, तारा देवी को बना दिया। इतना हमारे पूरे भारत में जो कि जनता धोबी हैं जैसे और बेचारे गरीब हैं, ये कोई जानते ही नहीं थे नाच। तो हम लोग नाच 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 के गांव गांव में, शहर शहर में, फॉरेन कंट्री में बता ये दिया जनरल पब्लिक को। सितारा जी, आपसे मैं इस विषय में और बात करूंगी, मगर एक राजू शिंदे रुके हुए हैं आपके लिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार सितारा देवी जी। नमस्कार। हाँ, मैं राजू शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र हूँ, तो मुझे वो साउथ के जो डांसर्स है उतना हमको यहाँ पे पता नहीं चलता है। हाँ। पर थोड़ी बार जानकारी रखते हैं। आप जानते हैं कि अपना ये टीवी का माध्यम है या दूरदर्शन है या चित्रपट जैसे माध्यम है, उसमें ये नृत्य प्रकार जो है दिखाते हैं, कई कई पिक्चर में इतने कम दिखाते हैं कि उनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। तो आपको लगता है कि इसका परिणाम अपनी जनता पर हो रहा है? क्योंकि जो भी अभी वेस्टर्नाइज सब डांस आते हैं, जो देख के ही अपनी पीढ़ी ये डांस के मीन्स जो अपने कथक है, समझो भरतनाट्यम है, तो उनको उनके प्रति जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा ही नहीं। ऐसा मुझे तो लगता है कि लग रहा है, क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी वो ऋतिक रोशन ऐसे डांस वगैरह करते हैं। तो इनको बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मिसाल राजू भाई, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। हाँ। क्योंकि हाँ, ज़्यादातर पब्लिक को जो पॉपुलर सिनेमा है, हाँ, उसमें ये नाच नहीं सिखाया जा रहा। लेकिन अगर आपको इस बात में रुचि है, इस हाँ, बात में चाव है, तो हाँ, काफ़ी फिल्में बनती हैं, हाँ, छोटी छोटी फिल्में, हाँ, जहाँ नृत्य पे या गायकी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे हाँ, सिद्धेश्वरी देवी जी पे एक फिल्म बनी है। हाँ, अरुणा राजे ने एक भरतनाट्यम पे फिल्म बनाई है। हाँ, हाँ, आजकल एक नाटक चल रहा है, अंग्रेजी में है, हाँ, डांस लाइक अ मैन। वहां भी समझाते हैं कि कैसे आज के ज़माने में लोग ये नहीं एक्सेप्ट करते कि कोई भरतनाट्यम करे, कि किसी के घर में एक लड़का नाच शुरू करना चाहे। तो मैंने अगर आपको इस बात में इंटरेस्ट है, तो आप अखबारों में पढ़िए, मैगजीन में पढ़िए, और अच्छे अच्छे जो फिल्म मेकर्स हैं उन का करियर अगर आप फॉलो करें, तो आपको पता रहेगा कि काफी किया जा रहा है। हाँ, पॉपुलर सिनेमा अलग है, मगर इसके बारे में भी हो रहा है। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा लगता ही है, क्योंकि हम लोग जो आज के फिल्म देखते हैं, तो जो भरतनाट्यम कथकली जो है सब उससे अपना जो देश की जनता दूर जा रही है, ऐसा मुझे तो लग रहा है। क्योंकि जैसे ये लोग प्रयास करते इतने अच्छे सारे, तो अपना अभिमान हम लोग को कभी कभी लगता है कि इतने अच्छे अपने पास एक्टर है जो नाचते, इतने अच्छे जो अंतरराष्ट्रीय कीर्ति के है। अब देखिए, सब तो कमल हसन नहीं हो सकते, वो एक बहुत अच्छे डांसर हैं। हाँ। लेकिन कमल हसन भी हर फिल्म में भरतनाट्यम नहीं करते। हाँ। बिल्कुल। हाँ, बराबर। तो ये सब का आधार गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि ऐसा है, जब पिक्चरें बनती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हमें ऐसे गाना चाहिए, जरा हीरोइन का कुछ अंग प्रति अंग दिखना चाहिए। नीलम जी रुकी हुई हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। अच्छा। हाँ जी, बोलिए नीलम बहन। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी, तारा देवी जी। नमस्कार। आपका नाम बहुत सुंदर है और आपका पहला नाम भी बहुत सुंदर है। और आप ऐसा कोई डांस बनाइए जैसा डांस होना चाहिए, जैसे आप मुसलमान हैं, नृत्य से। मैं मुसलमान नहीं हूँ। अच्छा तारा देवी जी, नृत्य से हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? भाई, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि
पहले जो ज़माना था वो मंदिरों में गाना बजाना, ध्रुपद धमार और पुरुष नाचते थे, औरतें नाचती नहीं थीं। और फिर उसके बाद अपना ज़माना बदला, कृष्ण का पीरियड आया तो नटवरी डांस बन गया, जिसमें राधा कृष्ण की ठुमरियाँ हैं, राधा कृष्ण के बड़े अच्छे सुंदर भाव अंग बनते हैं वो। फिर उसके बाद जब मुस्लिम आए, मुगल्स आए यहाँ पर, तो वो ये सब डांस उनके दरबार में हो नहीं सकता था। तो हमारे गुरुओं ने उनके शान में, उनके लिए सलामी जैसे है, या गज़ल में भाव बताना बजाय इसकी ठुमरी में और भजन में, उन्होंने गज़ल में शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पर्शियंस बहुत डांसर आते थे अकबर के दरबार में, ताशकंद से आते थे, उनके कुछ मूवमेंट्स इसमें ले लिए और कुछ अपना डाल दिया। और हमारा बनारस घराने का शुद्ध बिल्कुल मंदिर डांस है। तो इसीलिए, और जो नर्तक हैं, जैसे कि आपको तो मालूम है हर फील्ड में कंपटीशन है, तो जैसे कि कोई भरतनाट्यम वाला है, अरे अरे वो तो मुस्लिम डांस है, मैंने इसको उन्होंने बड़े नीचा गिराया है। और जैसे डांस से मणिपुरी वाले फलाना ढकाना है, तो ये भी आप याद रखिए कि कुचिपुड़ी भी ये दरबारी नृत्य है, खाली लिबास उनका वैसा है। अब हम लोग जो लिबास मुग़ल के टाइम पर उनका थोड़ा सा लिबास पहन लेते हैं, ये लोग नहीं पहनते। इनके यहाँ भी सलामी डांस है। अब ये आप हैदराबाद में जितने भी राजा महाराजा थे तो कुचिपुड़ी डांस वहाँ था। भारतनाट्यम भी पहले होता था, तो रईसों के सामने, ज़िम्मेदारों के सामने, वो भी देवीदासियाँ थीं, वो कोई गृहस्थ औरतें नहीं थी कि ये डांस को हम लोगों ने छीन के वहाँ लोगों से, और एक बड़े शुद्ध, बड़े पवित्र और लोगों के दिल में एक भावना पैदा करने के लिए हमारे गुरुओं ने किया। जैसे भरतनाट्यम में रुक्मिणी जी ने किया, और मोहिनीअट्टम में कनक राले ने किया। मनीषा जी रुकी हुई हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं। हाँ बोलिए मनीषा बहन। हेलो। हाँ जी। हेलो सितारा दीदी। हाँ जी। नमस्कार जी। जी बेटा। मैं खुद कथक सीखी हूँ थोड़ा बहुत, और मुझे आपको ऐसा पूछना था। कट हो गया, माफ़ कीजिएगा, शायद MTNL ने उसको बंद कर दिया। अच्छा। सितारा जी, आपने सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा किसके सामने, कहाँ और कितने घंटे डांस किया? मैंने बिरला मातेश्वरी में 12.25 घंटे डांस किया। अब मैं, ये किसका प्रोग्राम था जो 12 घंटे लोग बैठे रहे? कमल सिंह करके एक ठुमरी बहुत अच्छा गाते थे, अब बेचारे हमारे बीच में नहीं रहे। गोपी कृष्णा ने भी किया था 9 घंटे। तो उनका ये आइडिया था कि भाई आप 2 आदमी जो कथक को इतना प्रमोट कर रहे हैं और इतना प्रचार कर रहे हैं, तो आप 11 घंटे नाचिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा है कि मैं कोई कंपटीशन नहीं करना चाहती, मैं गोपी से पूछ लूँगी। तो पूछा तो गोपी ने कहा, ले आप तो हमारी दीदी हैं, आप हमारे गुरु समान हैं, आप जितना मर्जी नाचिए। तो ये मतलब उसको ये ना हो कि हमारे साथ कंपटीशन करें। तो बिरला मातोश्री में 12.25 घंटे हमने डांस किया। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आई वॉज मस्ट बी 50। आई वॉज 50। यस। 50 साल की उम्र में आपने 12 घंटे डांस किया विदाउट एग्जिट, नहीं कुछ नहीं। और ऐसा हमने बनाया, और लोग बैठे रहे। अब उनका परमिशन मिला कि आप पॉपकॉर्न ला सकते हैं, चिप्स ला सकते हैं। बच्चे भी आए थे ना, कितने लोग हैदराबाद से आए, कोई कहीं से आए, बाद में मुझे मिले आकर। लेकिन बिरला मातोश्री ने दरवाज़ा खोल रखा था कि सड़क के लोग भी आते जाते थे। अच्छा, एक नाम मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है, ये इन्होंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में फ़ोन किया था, पवन मोरारकर। हाँ जी, बोलिए पवन जी। हाँ, खुशी है कि आप हमारा प्रोग्राम हर संडे देखते हैं। हाँ मोना जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, मोना जी को मैं सबसे पहले इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मोना जी कौन? हाँ, क्योंकि वो आजकल कार्यक्रम को हिंदी में संचालन कर रही हैं। अच्छा, सितारा देवी जी प्रणाम। जी हो। मेरा प्रश्न ये है कि आप कहाँ की रहने वाली हैं तथा आपकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता और विफलता क्या है? हम तो रहने वाले बनारस के हैं। अच्छा जी। काशी के। और ये सबसे मतलब पुराना शहर है, तीर्थ स्थान है जहाँ गंगा बहती है, उस देश के हम वासी हैं। और वहाँ पर संगीत लोग तो हज़ारों साल से चले आ रहे हैं। इंद्र के दरबार से भी आए तो पहले वहीं पर आए, अप्सराएं बनाएंगे पहले बनारस में आई। अब प्रचार होता रहा वहीं से। फिर उसके बाद हमारे पिताजी आए, उनको भी वो शिक्षा मिली दादा परदादों से, उन्होंने हमको शिक्षा दी, रियाज खूब कराया, खूब मार खाए, खूब रियाज किए। अब देखिए आजकल जो आप लोग इतना मान सम्मान दे रहे हैं, ये हमारे गुरुओं की, हमारे पिताजी की कृपा है।
हेलो। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि सबसे बड़ी सफलता और विफलता क्या है अब तक की आपकी? ये है कि भाई हम इसको छोड़े नहीं हैं। हम फिल्मों में भी डांस किए तो कथक डांस किए, काम भी किया, जहाँ भी गए हम अपनी इसका प्रचार करते रहे। और आज तक मैं ऐसा नहीं है कि मैं रियाज ना अच्छा, करूं। आपने कौन कौन कितनी फिल्मों में काम किया और किस किस के साथ किया? फिल्में तो बहुत बच्चे छोटी आई थी, बॉम्बे आई तो 12 साल की थी, तो उस वक्त छोटे मोटे रोल मिलते थे हमको। और हम वहाँ से बनारस से यहाँ आना, और सब डांस के रोल्स थे तकरीबन। और हमको निरंजन शर्मा एक करके हैं, बहुत बड़े यहाँ पर डायरेक्टर थे उस ज़माने में, और अभी भी वो राजा महाराजों के कहीं कहीं रोल में आते हैं। अब तो रहे नहीं बेचारे, तो उनके वजह से ये मुझे बॉम्बे देखने मिला। और जब नहीं हम तो जब आप पहले आई थी तो किसके साथ आपने काम किया था? वो थी अपना इनके जो निरंजन शर्मा की पिक्चर थी उषा हरण, उसमें सुल्तान जुबैदा की बहन सुल्ताना हीरोइन थी, और हीरो का तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमारा जो रोल था सहेलियों का। तो कितनी फिल्मों में आपने काम किया है? छोटे मोटे लेके कोई 25-30 फिल्में तो होंगी। तो आपने फिल्में क्यों छोड़ दी? वो डांस के वजह से, क्योंकि हमारा डांस कमज़ोर होने लगा, क्योंकि इसमें तो रोज़ रियाज 3-4 घंटे का होना ही चाहिए। इसमें हिस्ट्री है। मनीषा जी रुकी हुई हैं, हम मनीषा जी पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, मैं मनीषा बोडस बात कर रही हूँ, हाँ। गिरगांव से। अच्छा। सितारा दीदी नमस्कार जी। जी हो। मुझको ऐसा पूछना था, अभी जो एग्जाम्स होते हैं, यानी कि अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय, हाँ हाँ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो एग्जाम्स देनी ही चाहिए या नहीं देनी चाहिए? या आजकल ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन भी कथक डांस के साथ होता है, और उसका कितना फायदा होता है, उसके लिए कितना रियाज की जरूरत पड़ती है? और एक ऐसा पूछना था कि ऐसा जैसे ड्रामा के लिए जैसे खास ऑडिटोरियम्स है, वैसे कथक के लिए हो नहीं सकते क्या? हाँ, जैसे कि तुमने कहा एग्ज़ाम जो आजकल चल रहा है, तो एग्ज़ाम ऐसा है कि जो एग्ज़ाम लेता है उसको खुद ही नाच नहीं आता, वो एग्ज़ाम लेगा क्या? पहले हम एग्ज़ाम में बैठे थे, हमारे लड़कियों का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको सब मिला के 10 मिनट देते हैं। उसमें ठुमरी का भाव बता दो, गत निकास बगा तोड़ा ले लो, तत्काल कर लो, ये कहीं पॉसिबल है? और वो जो लड़की जो अभी सीख रही है 6 महीने, साल भर या 2 साल, वो कैसे एग्ज़ाम दे सकती है? इसमें तो ये समंदर है, समंदर। हम अभी तक रियाज करते हैं, रात भर नींद नहीं आती, कभी कभी बनाते रहते। देखिए हमने कथक में क्या क्या चीज़ें बनाई, जो पहले हमारे गुरुओं ने भी, ठहर जाओ, गुरुओं ने भी इसलिए नहीं किया कि वो दरबारों में ही सीमित रहे, उनको बाहर आने का, पब्लिक में नाचने का मौका ही नहीं मिला, न लोग देखना भी चाहते थे, क्योंकि मुजरा भी होता था तो वो भाव अंग ठुमरी उमरी लेके जरा सा कसक मसक तवाइफें होती थी, भाई उनको तो सबको रिझाना है, तो ये सब उनको बहुत बुरा लगता था, इस वजह से उन लोग नहीं करते थे। और जो हमने पहले भी कहा कि जिन गुरुओं से हमने सीख लिया वो सीख लिया, अब जो सीखेंगे वो देख के नाचेंगे। ऐसे तो गुरु बहुत जने हैं, अभी पूछा जाए उनसे कि A to Z हमें बताइए। मनीषा जी ने ये पूछा था कि कथक के लिए कोई अलग हॉल होना चाहिए या हाँ, है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टेज तो ज़रूरी है। हॉल मतलब ये कि स्टेज ज़रूरी तो है। किसी स्टेज पे भी आप नाच कर सकती हैं, डांस कर सकते हैं। अब हम कोई एक बात, खास ऐसा स्टेज नहीं होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ डांस हो रहा हम हो। तुम्हें बताएं ये डॉली कि बिहार में स्टेज तो होता ही नहीं है, ये तो तुम्हें मालूम है। ये तो बॉम्बे है या मद्रास है या दिल्ली है, कलकत्ता है, ऐसे ऐसे जगहों में अच्छे अच्छे स्टेज। अगर हम गांव नाचे हैं, ये समझ जाओ कि बिहार के पूरे बिहार में नाचे जहाँ स्टेज ही नहीं था। तो एक जगह गए तो खैर साहब गए, हम समझे भाई चलो स्टेज नहीं होगा, इन्होंने पट्टा उट्टा डाल के बनाया होगा, कुछ नहीं बनाया था। तो जब नाचने खड़े हुए तो हमारे साथ शांता प्रसाद जी थे, किशन महाराज थे, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग। अब हम स्टेज में जाके देखे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया था उन्होंने मिट्टी का, और जिसमें खड्डे खड्डे थे, और वहाँ रामायण का प्रवचन होता था, पंडित जी बैठ के करते थे, और चारों तरफ मकान है, नीचे सड़क है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, वहाँ से वो सुनते थे। वहाँ हमको रख दिया, तो हमने कहा कि आप बताओ सोलो डांस है, 2.5-3 घंटा जग करना, क्या करें? तो हम एक दूसरे को हंस रहे हैं। तो मैंने पब्लिक को कहा कि देखिए स्टेज तो ऐसा है कि पूरा डांस तो मैं करूँगी ज़रूर, लेकिन मैं तांडव करूँगी,
तो तांडव में उछल कूद है, मुद्राएं बहुत हैं। तो जब मैं नाचने जब बंद ही हुआ, गणेश वंदना से शुरू करके जब मैंने तोड़े टुकड़े शुरू किया तो एक छलांग मार के खड्डे से उतर जाके पूरा करूं, वहाँ दौड़ के फिर वहाँ उछल के वहाँ पैद ऐसे करके फिर ठुमरी जो किया तो एक जगह ऐसे करके 3 घंटे मैंने प्रोग्राम कर दिया। उसके लिए नॉलेज चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन ये जो लेकिन मनीषा खास ये स्टेज तो पूछ रही होना थी चाहिए कि ये कच्ची जमीन पे था। अरे बिल्कुल कच्ची अच्छा, धूल वगैरह हाँ। सब एकदम। तो इसका मतलब ये है कि डांस के लिए कोई खास ऐसा स्टेज की जरूरत नहीं होती। नहीं है, ज़रूरत है। अगर जिसको नॉलेज नहीं है तो ऐसे जगह वो नाच नहीं सकता। अगर जिसको नॉलेज है, कंकड़ है वहाँ, हम तो बहुत नाचे हैं। अरे डॉली, मैं क्या क्या बताऊँ तुम्हें। हाँ, मुझे एक आपने मुझे कहानी बताई थी जो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन इस वक्त शकील जी रुके हुए हैं हमारे लिए बहुत देर से। शकील जी बोलिए। हेलो सितारा देवी। हाँ जी, नमस्कार। मेरा प्रश्न है जी कि कथक नृत्य, भरतनाट्यम और उड़िया डांस में डिफरेंस क्या है? इसमें सुनिए सुनिए जी, डिफरेंस ये है कि जैसे और डांसर में एक ही हिस्सा है, हाँ एक ही स्टाइल है जी, हमारे कथक में समय के हिसाब से चेंज होता रहा है। हाँ जैसे पहले मंदिर को, जैसे हम लोग रामायण लेते हैं, हाँ। भागवत गीता में, कथाओं में, हर मुद्रा, भरतनाट्य शास्त्र जो किताब है भरत मुनि का लिखा हुआ, उसके आधार पर हम लोग नाचते थे। फिर कृष्ण आए, उन्होंने नटवरी किया, रास लीला किया, तो वो अंग बदल गया, एकदम बहुत ही सुंदर अंग हो गया। फिर मुगल आए, तो मुगल के लिए हमारे गुरुओं ने एक नई बंदिश शुरू करके और सलामी कर दिया, गज़लों में भाव बताना शुरू कर दिया, ये सब करके। तो ये इतना विशाल डांस हो गया है कि इसको सीखने के लिए पूरा जीवन चाहिए। हाँ नहीं, उन्होंने ये पूछा था कि डिफरेंस क्या है। तीन डिफरेंस यही है, हम कह तो रहे हैं ना कि भरतनाट्यम में भरतनाट्यम नाट्य किताब एक ही है, भरतनाट्य शास्त्र किसी का लिखा हुआ नहीं है। हाँ। वो एक किताब भरत मुनि ने इसलिए लिखा था कि नृत्य उस जमाने में नहीं था, दीदी तो मूर्तियों को लेके उन्होंने लिखा और यही डांस सब कोई करते थे। हाँ गौरव जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हेलो चित्रा देवी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते, मैं गौरव अग्रे बोल रहा हूँ। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए ना। कुछ गड़बड़ है शायद। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं गौरव अग्रे बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ और डांस वगैरह में, और आपके नाम सुना था मैंने बहुत, और ये एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, उसके लिए क्या है, बहुत लोग ऐसा है, वो फिल्म लाइन में मैंने ट्राई स्ट्रगल कर रहा हूँ 2 साल से मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए। अच्छा। हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? सुनिए, ये डांस पे प्रोग्राम है मैंने, और सितारा जी डांस के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं, तो अगर डांस के बारे में आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। सितारा जी, आपने इतने साल डांस में कितनी कठिनाइयाँ उठाई हैं? कठिनाइयाँ तो सबसे पहले ये हुआ कि जब पिताजी ने शुरू कराया तो मोहल्ले में बड़े गड़बड़ शुरू किया लोगों ने, ये जो क्योंकि पुरुष लोग नाचते गाते थे, तो ये हुआ कि भाई ये आप लोग यहाँ नाचेंगे गाएंगे तो आपकी बेटियाँ नाचेंगी, तो क्या बनाना चाहते हैं आप? पिताजी ने कहा बहन को आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं और इस नाच जो इतना गिर गया है उसको उठा के एक पूजा के रूप में पेश करना चाहता हूँ। कहें तो फिर ये तो शादी विवाह तो हम आप लोगों के बोले क्यों, इसकी मुझे परवाह नहीं है, शादी वादी तो अपने टाइम से होता रहता है। अब वो ज़माना आएगा 30-40 साल के बाद कि लड़कियां पूछेंगे भी नहीं ना लड़के पूछेंगे, वो भाग जाएंगे, कोई वहाँ शादी कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं अपने बच्चों को कलाकार बनाने के लिए। तो कहे अच्छा साहब, तो फिर हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया बाहर जाके, फिर हमारे पिताजी ने वहाँ तालीम देना शुरू कर दिया। अमृता गुप्ता आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, बोलिए अमृता। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सितारा देवी जी नमस्ते। नमस्ते। आपने बताया कि आपने डांस कथक नृत्य अपने पिताजी से सीखा था। हाँ। और कोई भी आपके गुरु थे? हाँ हाँ, हमारे पिताजी के कज़न ब्रदर्स थे, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लुच्चू महाराज, जो कि बहुत वो एक स्तंभ थे एकदम, कि उन लोगों ने जो सब अपने अपने जो उनके अपने कंपोजिशन, उनके जो अपने बनाए हुई चीज़ें
और जो उन्होंने स्टडी किया हमारे भाग्य में था कि हम बचपन से उन लोगों से सीख पाए, अपने पिताजी से सीख पाए। इसीलिए मैं अभी तक लोग मेरा डांस देखते हैं, बुलाते हैं। और पर ऐसा है कि जो आजकल के बच्चे हैं बड़ों को देख के थोड़ा इधर नकल उकल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो गुरु जी है ना, तो सीखेंगे तो उनको गुरु का जो एक टाइटल चला जाएगा, शागिर्द हो जाएंगे। तो इसीलिए चल रहा है ज़माना, वो तो चलता रहेगा, चाहे कम चले या बेसी चले या ठीक चले या गलत चले, तो हम किसका मुंह रोक सकते हैं। एक पिंकी आपसे बात करना चाहती हैं। अब आप पिंकी बोलिए। हेलो डॉली जी, नमस्ते। 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 हेलो मैडम, मैं आपसे एक पूछना चाहती थी सवाल। मतलब आज लोग कहते हैं कि कथक की वैल्यू खत्म हो गई है, मगर ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कथक की वैल्यू आज भी है। आज एक गरीब गरीब खानदान की लड़की या मध्य वर्गीय खानदान की लड़की जो कथक सीखना चाहती है मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसके लिए आप क्या करना चाहती है मैडम, मुझे ये बताइए। दीदी वो पूछना चाहती हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता है वो लोग क्या कर सकते हैं कथक के लिए। जिनके पास पैसा नहीं है तो ऐसे एक माँ बेटी हमारे पास आई एक दिन, कहें कि सितारा जी मेरी बेटी को आप डांस सिखाइए और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जो परंपरा से हमने सीखा है वैसे इसको सीखना पड़ेगा। कहें क्या? मैंने कहा स्कूल जाती? बोले हाँ। 4 बजे आती होगी? बोले हाँ। बोले 4 बजे से इसको भेज दीजिए और हमारे घर में आके पहले काम करे, गुरु की सेवा करे, काम करे। अगर खाना बनाना जानती है तो खाना बना के खिलाए और सीखे। हेलो मैडम, ये तो आपकी बात है, आप बराबर कह रही है कि मतलब सारी लड़कियां तो आपके घर में आके काम नहीं कर पाएंगी ना, क्योंकि उन्हें अपना भी घर देखना है। मतलब आप शिक्षा देना चाहती है तो शिक्षा के तौर पे रखिए ना, आप उसे दूसरी तौर से ले रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। गुरु की दक्षिणा एक अलग बात होती है। ये ख्याल वाल आजकल मॉडर्न है, उस पर मैं बिलीव नहीं करती हूँ। जब भगवान राम विश्वामित्र के पैर दबाते थे धनुष बाण सीखने के लिए, तो इसी तरह से आजकल जो मेरा ख्याल है वो इस तरह से सीख सकता है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सिखाने की। ठीक है, ठीक। गुरु की सेवा करना डांस के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। गुरु का आदर करना, गुरु बीमार है तो गुरु के शरण में पड़े रहना। हमारे गुरु जी जब लुच्चू महाराज बीमार थे तो उस वक़्त रंजीत, मेरा बेटा रंजीत बारोट 2 साल का था, तो वो दूध पीता था। मैं उनके पिताजी को बोली कि देखो गुरुजी बीमार है, मैं उनके पास रहूँगी, तुम आओ जाओ। और सब मैंने माँ को समझा दिया कि ऐसे पिलाना खिलाना। 8 दिन मैं उनके पास थी, दवाई दर्पण करना, उनको सुनाना, उनका ये है, डॉक्टर ने जो बताया है कि खाना वहाँ, आप फ़ोन वान करती रहती थी अम्मा को, सब कुछ था। 8 दिन तक मैं वहाँ से हिली नहीं जब तक कि उन्होंने नहीं कहा कि अब मैं ज़रा ठीक हूँ, तुम घर जाओ। ये परंपरा हमारी है। लेकिन उस ज़माने में जब कुछ और करने को नहीं था तो ऐसी सेवा हम लोग कर सकते थे, लेकिन आजकल तो आप जानती हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मैं अभी पिंकी तिवारी आपसे एक और सवाल पूछना चाहती है। हाँ बोलिए पिंकी जी। हाँ जी, सितारा बुआ प्रणाम जी। हो, मैं भी बनारस की हूँ। हाँ लग रहा है, आपके भाषा से लग रहा है। हाँ यहीं रहती हूँ, मेरे को भी कथक सीखने का शौक है। अच्छा हाँ, तो आ जाओ फिर। कहाँ पे? नेपेंसी रोड, हमारे घर निपिंसी रोड पे। हाँ हाँ। मेरे को एक बार रवि आए थे ना, रवि सोहबत आए थे। अच्छा। निपिंसी रोड पे आके किससे भी पूछे तो मालूम हो जाएगा। हाँ। आपका स्कूल है? हाँ। अच्छा धन्यवाद, बस इतना ही पूछना था। अच्छा। तो दीदी आप ने फिल्म में हीरोइन का भी काम किया। हाँ बिल्कुल। हाँ, और फिर आपकी शादी भी हुई थी के आसिफ जी से। शायद ये कम लोगों को पता होगा, पुराने ज़माने के लोगों को तो शायद मालूम ही होगा, मगर के आसिफ जिन्होंने मुग़ल आज़म बनाई थी, जी हाँ, उनसे आपकी शादी जी हाँ। एक मैं अपने ज़िंदगी में बेवकूफ़ी की थी। कि बेवकूफ़ी क्यों कहती हैं बताइए? बेवकूफ़ी इसलिए कहते हैं कि अब तुम भी तो स्त्री हो, मैं भी हूँ। अगर कोई आदमी ज़रा सा तारीफ़ कर दे या ज़रा सा ये कर दे वो कर दे तो स्त्री वहाँ फंस जाती है, क्योंकि उसके दिल में एक माँ का प्रेम है, ममता है।
अब जो हमने शादी की तो बेवकूफ़ी इसीलिए की ना कि उस ज़माने में ऐसा था कि कोई पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं था। लेकिन वो भी इतने बढ़िया फिल्म डायरेक्टर थे, आप भी इतनी बढ़िया डांसर थी, तो मैंने टैलेंट तो इक्वल था, तो इसमें बेवकूफ़ी कहाँ हुई? टैलेंट जब हमारी शादी हुई है तो उस वक़्त उनके पास एक धेला भी नहीं था। तो एक काजी सेठ थे, उनके लड़के थे अब्दुल्ला, और पिक्चर बनाना चाहते थे आसिफ साहब। मैंने कहा ऐसा करो आसिफ, तुम पिक्चर बनाओ, हम जहाँ जाते लोग भीड़ लगा लेते हैं और तुम बेवकूफ़ों की तरह खड़े रहते हो, कम से कम तुम्हें भी लोग पहचाने, कहेंगे वाह क्या शानदार आदमी सितारा देवी का मर्द, क्या बात है। तो उन्होंने फुल पिक्चर बनाई। 1 लाख रुपया मैंने दिया, 1 लाख अब्दुल्ला ने दिया। जो अब पार्टीशन हुआ उनके फादर से वहाँ चले गए शिराज से, जो पहले बना रहे थे अनारकली। तो वो पिक्चर 14 आर्टिस्ट थे, पृथ्वीराज जी थे, दुर्गाबाई खोटे थे, बीना थी, मजहर खान से, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट उस ज़माने में थे। पिक्चर हिट हो गई तो चलो भाई बड़े खुशी की बात है। फिर उसके बाद उन्होंने हलचल बनाई, उसमें भी मैंने फाइनेंस किया, उसमें भी किया। अब आ गया अब मुग़ल आज़म, वो खुद मुग़ल आज़म थे। वजह ये थी मुग़ल आज़म की कि जब घर में पैसा आने लगा तो पार्टियाँ शुरू हुई। फिर पार्टियाँ शुरू हुई तो रात भर का जलसा शुरू हुआ। तो हम कहते थे देखो तुम पैसा ऐसे तुम ज़ाया मत करो, कैसे कि फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर पिक्चर के बाद, पिक्चर में जो इनका हिस्सा था 4 आना, वो इतना खर्च कर दिए थे, इतने पार्टीज होते थे और मार दोस्त आ रहे हैं, ड्रिंक चल रहा है, खाना बन रहा, फलाना ठिकाना दिखाना। खैर अब आपने उनको सक्सेसफुल तो बनाए ही दिया। हमें क्या मिला? मोहन जी रुके हुए हैं कलबा देवी से, शायद वो इसी विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। बोलिए मोहन भाई। हेलो। हाँ जी। सीता जी नमस्कार। नमस्कार। आप डांसर के अलावा क्या क्या काम करते हैं आपका सामाजिक जीवन में? क्या करते हैं सामाजिक जीवन में? हाँ, सुनिए। हाँ। पहले डांस के अलावा भी भाई बहुत गेम खेलती थी, स्विमिंग है, जंपिंग है, वगैरह वगैरह है, ये सब करती थी। फिर जब हमारी शादी हुई, देखिए हमारी शादी, जो मेरा बेटा है रंजीत बारोट, वो मैंने शादी की, सेकंड मैरिज था, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही शादी कर ली तो मुझे छोड़ना पड़ा कि तुम शादी करते रहो, मैं भी जाती हूँ। तो बेटा मेरा रंजीत बारोट पैदा हुआ, तब से मैंने सारे एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दिए सिवाय डांस के। मैं अपने बेटे को लंदन में पैदा किया, लंदन में पढ़ाई की, उसकी देखभाल करना, उसका म्यूज़िक बनाना, उसको सब मैं तालों का ज्ञान दी हूँ। और बेटा ईश्वर के दया से बहुत अच्छा, आप देखो फिज़ा में म्यूज़िक उसने दिया है। अनु मलिक मेरे घर आते हैं, वो भी मम्मी मम्मी मुझे कहता है। मतलब ये है कि मैंने शादी के बाद, जब मेरे बेटे की शादी हुई तो खाना बनाना छोड़ दिया। मैंने कहा भैया अब छुट्टी दो हमको, तुम 32 साल के हो गए, अब हम खाना बनाना छोड़ देते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। तो आपने नई पिक्चर में कौन सी फिल्म में डांस किया? अच्छा, कौन से पिक्चरों में डांस दिया है मैंने? अरे भाई हमारी पिक्चर है, मधुबाला को सिखाती थी, आपके माला सिन्हा को सिखाई हूँ, निमी को सिखाई हूँ, ये जितनी आर्टिस्ट पहले थी सबके पिक्चरों में डांस दिया। आप अभी तक वो डांस जरूर देखते होंगे। दीदी लोगों की लाइन लगी हुई है, अख्तर खान विखरोली से रुके हुए हैं आपके लिए। अच्छा बोलिए अख्तर भाई। हेलो। हाँ जी। डोली जी। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको इससे पहले हम लोग टीवी के ऊपर इंग्लिश में समाचार देते हुए सुनते थे। जी हाँ। तब से हम फैन है आपके। अभी आपको हेलो डीडी पे देखते तो अच्छा लगता है। सितारा देवी जी। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत नाम सुना था आपका डांस के बारे में। अच्छा। तो आज देखा सामने, बिल्कुल वैसे ही पाया। बहुत दिग्गज है आप और बहुत महान है। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि लड़कियों को भी सिखा रही है, और जैसे कि आपने ऑफर की थी अभी उस लड़की को, गरीब लड़की को, कि मेरे घर में काम कीजिए, वही परंपरा के हिसाब से था। बिल्कुल। अब वो लड़की को पता नहीं क्यों गुस्सा आया कि उसने फोन पटक दिया। नहीं पटक नहीं दिया, अब उस लड़की ने तो, आपने अच्छा रास्ता बताया था वैसे। हमारा तो जैसे हम सीखे हैं वैसे ही सिखाएंगे। चलो नहीं तो मैं कमाने के लिए नहीं 150, 200, 250, 300 रुपया महीना लेके ट्वाइस इन ए वीक, थ्राइस इन ए वीक, मैं इसे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं तो वही रामचंद्र के ज़माने का बात मैं याद रखी हूँ। जी जी सही बात। मोहन जी आपसे पूछ रहे थे कि आपने मॉडर्न फिल्मों में, नई फिल्मों में कुछ काम किया है, डांस कोरियोग्राफी की है? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मैं झटके वटके कौन जाके देगा भैया, ये तो अपने से होता भी नहीं है, न मैं देना चाहती हूँ। लेकिन आप अपने ज़माने में दिया करती थी दीदी। नहीं, लेकिन उसमें भी एक क्लासिक टच होता था। फिल्मों में मैंने डांस दिया है। देखो हमारे कथक डांस एक पूरे उसका इतना प्रचार हुआ है। हम
देखो हमने जब भी पहले भी डांस किया, क्लासिकल किए हैं। अच्छा, मॉडर्न डांस की बात हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन कथक और कथक में ही क्या आपको फ़र्क लगता है और कैसा लगता है? ये मॉडर्न डांस के साथ नहीं, मॉडर्न डांस के साथ नहीं, मगर कथक ही, माने कथक के नाम पे ही काफ़ी लोग कोरियोग्राफी करते हैं, तो उसमें उनके कथक में और आपके कथक में क्या फ़र्क है? मैंने तो कोई ऐसी पिक्चर देखी नहीं जो कथक की कोरियोग्राफी हो। मैंने तो ऐसे भी तो डांसर्स नहीं, डांसर्स जो बैलेज करते हैं, कथक बैले करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो जो दिल्ली में हो रहा है? नहीं, कहीं भी हो रहा हो, मगर नहीं, आजकल दिल्ली में बहुत- ज्यादा होता है। अच्छा, बैले। हाँ। बैले अभी, अच्छा हम सुना दें एक किस्सा। अभी कलकत्ते में सेमिनार था जिसमें ये टाइटल था कि नया प्रयोग, कथक में नया प्रयोग कीजिए। तो कई आर्टिस्ट आए थे वहाँ से, दिल्ली के भी आर्टिस्ट थे। मुझे बुलाया गया था कि आप इसके विषय में कुछ बोलिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और बाहर तस्वीर लगाई थी बिंदादिन महाराज के, हमारे दादाजी की। वो कथक के तो लखनऊ घराना उन्होंने बनाया ना, इन लोगों ने। तो अब आए स्टेज में, कौन आए? अदिति जो मंगलदास, हाँ। वो नाची। कोई एक लड़की अमेरिका से आई थी, वो नाची। फिर अपना बिरजू महाराज के बैले था वो देखा। और चेतना जलान था, उनका देख, सारे पूरा मैंने डांस देखा। अच्छा, और फिर रानी करना का भी देखा। तो उन्होंने तांडव किया। तांडव गोपी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, तो गोपी कृष्णा नाच के चले गए तांडव। अब पहले कथक में तांडव था नहीं, ये तो हमारे बनारस घराने का है। खैर, अब मैं डॉली तुम्हें बयान नहीं कर सकती, मैं बता ही दूँ तुमको। और एक लोहा है, अब लोहे को मार पीट 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 के तलवार बनाया गया। और तलवार अब से तलवार चला के सबको मार रहा है। ये हमारा कथक है ही नहीं। आदित्य जी आई, खैर कुछ हिस्सा तो लगा कथक का। फिर वो पता नहीं मैंने कि ये क्या हो रहा है, छाती पीट रही है, मातम कर रही है, क्या कर रही है लड़की। ये उनका कथक था। फिर चेतना का कथक ज़रा ठीक था, इसलिए कि उसने ये बताया था कि पहले कथक होते होते अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया, तो पुराना करते करते वो फिर उसमें वो बॉलरूम डांस शुरू कर दिया उसने। कुछ हिस्सा ठीक था। बीच में मैंने कहा देख चेतना बेटा, ठीक करती है, लेकिन ये तत्कार फत्कार इसमें मॉडर्न डांस में नहीं चलेगा। ठीक था। और कुमुदिनी लाखिया थी, और ठीक था, कुछ लास्य का, कुछ श्रृंगार रस का लेके। लेकिन उससे क्या है, कोई सोलो डांसर नहीं बन सकता। सोलो डांसर बनने के लिए डॉली, हम तुम्हें बताएं, हमारे पिताजी की किताब जब छप जाएगी तो तुम देखना कि यहाँ से लेके फोरहेड, हम क्या, ये फोरहेड क्या क्या इस्तेमाल करती है। तुम्हें गुस्सा आता है फोरहेड का, भवें तन जाएंगी। भाव से लेके, आँख से लेके, होंठ का है, अपना कमर का है, पूरा हिस्सा में क्या क्या चीज़ों का क्या क्या प्रधान है, कौन सीखेगा? ये तो हर डांस में, हर डिसिप्लिन हर डिसिप्लिन है नहीं, अभिनय तो हर डांस अच्छा में हमारे यहाँ मुश्किल क्या हो गया, कृष्ण का पीरियड आया तो डांस बदल गया। अब उनका वो रास आ गया। अब यहाँ मंदिर है तो वो स्टडी करो, ये है तो ये स्टडी करो। मोगल आए तो उन्होंने रोमांटिक, वो तो बड़े रोमांटिक लोग थे, और उनके पर्दा और उनका ये लचक वो भी डाल। अब इतना सीखने के लिए कितना साल चाहिए। अब हमको जो तुम लोग बुलाए हो, किस लिए बुलाए हो? कि सेलिब्रिटी कहती हो ना, कि कुछ किया है। कोई लड़की को बुला के नहीं पूछोगी तुम, एक 20-22 वर्ष की लड़की, उसका क्या एक्सपीरियंस है। हमारा तो एक्सपीरियंस पूरा, अभी भी मैं नई नई चीज़ें बनाती रहती हूँ। अच्छा, मिस्टर परमार बात करना चाहते हैं। हाँ। बोलिए परमार भाई। हेलो। हाँ जी। हेलो चित्रा मम्मी। हाँ जी बोलिए। पाए लागो। हाँ जी हो। मम्मी मैं क्या बोल रहा था, आप कभी जोधपुर गए राजस्थान में? क्या कभी आप जोधपुर गए? अरे जोधपुर, हाँ जी। अरे पूरा तुम्हारा हम घूम आए हैं राजस्थान। जयपुर, आपको अच्छा क्या लगा? जोधपुर, बीकानेर और तो जोधपुर में क्या अच्छा लगा वो पूछा? मुझे जयपुर में तो अच्छा जो है, जोधपुर में, जोधपुर में बस मुझे क्या मतलब अच्छा राजस्थान के जो बनावट होती है, पुराने मकान है उनके, और उनके जो अपने लिबास है, उनके जो बातचीत है, और वो घूंघट है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने अपने डांस में डाल दिया है। अच्छा अच्छा। और वहाँ की कोई आपको कोई घटना हुई ऐसी, कोई याददाश्त जोधपुर की? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला। हाँ जी। ये घटना भूलने वाली थोड़ी है। हाँ जी।
अब मिस्टर राव आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बोलिए मिस्टर राव। कोई डांसर नहीं है इसमें कोई? हाँ जी बोलिए मिस्टर राव। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम पी रविकांत राव है। हाँ जी। सितारा जी। हाँ जी। 1940s में एक फिल्म बनी थी जिसमें आपने एक आदिवासी महिला का रोल किया था। रोटी। रोटी फिल्म में। हाँ जी। क्या उस फिल्म का हीरो कौन है? शेख मुख्तार। अच्छा, आपने प्लेबैक सिंगिंग ही छोड़ दिया? आपने प्लेबैक सिंगिंग दिया किसी के लिए? नहीं, मैं खुद गाती थी। आपके पुराने गाने बहुत मशहूर है। हाँ, मैं अभी भी सिलोन पे सुनते रहता हूँ आपके हाँ, गाने। सिलोन में सुनते कि यहाँ पर भारत में जरा सिलोन का स्टेशन बंद हो गया। रविकांत भाई, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 45। 45। और आपने 1940 में जो रोटी बनी थी वो फिल्म कब देखी? मैंने देखी थी जब 81 में 82 में जब 50 इयर्स हो गया था। अच्छा। जब ऑल इंडिया आकाशवाणी थिएटर पे ये फिल्म फिल्माया गया था। हाँ, राइट। तो उस फिल्म मैंने उस खास वो प्रोग्राम में देखा था पिक्चर। तो ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आपके टेस्ट बहुत अच्छे हैं। मैं 1931 से सब फिल्मों की जानकारी रखता हूँ। अरे और वाह। खास करके सितारा जी के मेरे पास कम से कम 8-9 गाने हैं। अरे वाह वाह वाह। तो अपना जरा एड्रेस बताइएगा ताकि हमें मिले, हमारे पास नहीं है। जरूर जरूर बता दूं एड्रेस? हाँ बता दीजिए। आप दूरदर्शन को अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे दीजिए। हाँ। और हम वहाँ से ले लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए कहाँ से फैंस आज निकल रहे हैं, उभर रहे हैं। दीदी, आप जब आपने हर विदेश में भी डांस किया है, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? रशिया। क्यों? वो यूँ इसलिए लगा कि अमेरिका में भी लोगों ने बहुत पसंद किया, लंदन में भी बहुत पसंद किया। 2-3 दफ़ा अमेरिका गई हूँ। लंदन में तो मैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने घूम के की। मुझे इसलिए अच्छा लगा रशिया कि जो वो प्यार देते हैं, वो जो जैसे अब यूँ आपने भाई पसंद आया तो आपने अप्लॉज कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे। वो अपना, क्योंकि वहाँ खुद ही आर्टिस्ट लोग ऐसे हैं कि जब डांस के बाद वो स्टेज में दौड़ के आकर और उठा लेते थे, गले लगाते थे। और उनकी भाषा मैं नहीं समझती थी और मेरा वो नहीं समझते थे, लेकिन उनके जो गेस्चर्स होते थे, उनकी मुद्राएं और एक्सप्रेशन से ये पता लग रहा था कि ये क्या क्या कह रहा है, और उसका जवाब मैं उसी तरह से देती थी। और इतना वो एक दफ़ा स्टेज में नाच रही थी, तो जब मैं तत्कार कर रही थी तो स्टेज में और बॉक्स में इधर उधर और सामने हाउसफुल था, और जब क्लाइमैक्स में आई तो उन्होंने फूल फेंकना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। आधा स्टेज फूलों से कवर हो गया और मैं एक्चुअली आई वाज क्राइंग। मैंने कहा कि क्या ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जो इतनी कदर करते हैं। फिर आके मुझे गोद में उठा लिया, यहाँ किस कर रहे हैं, यहाँ किस कर रहे हैं। अब मैंने कहा एक जगह ना करना किस, तुम यहाँ करो, हाथ में करो, यहाँ कर लो, ठीक है, और गले लगा लेते। तो क्या है ना कि बेसाख्तापन। दीदी, आखिरी सवाल है हमारा, और सबिया जी रुकी हुई हैं। सबिया मोरे, बोलिए। सितारा जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, बीएड कॉलेज में पढ़ाती हूँ। हाँ मेरी जी। बिटिया है, उसका नाम है सानिका। अच्छा। मैं उसे भरतनाट्यम सिखाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ दूसरे कोई नृत्य का प्रावधान नहीं है, इसीलिए मैं उसे भरतनाट्यम सिखाती हूँ। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपने कई बार अभी जिक्र किया इंटरव्यू में कि आपके पिताजी ने आपको बनने में बहुत मदद किया है अभिभावक होने के नाते, तो मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी एक अच्छी नृत्यांगना बनकर निखरे, मतलब क्या करूं मैं उसके लिए? मेरा क्या रोल होना चाहिए एज ए पेरेंट? हाँ, उसको हमारे पास भेज दीजिए। मैडम, आपके पास तो नेपेंसी रोड है ना, बहुत देखिए, दूर हो जाता है। अब तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभिभावकों को क्या करना चाहिए? नहीं, करना ये चाहिए 2 हफ्ते में 2 दफा भेजिए। नहीं, अच्छा ठीक है, रोज मत भेजिए, दूर है आप तो उसको मैं आगे का लेसन दूंगी तो घर में आके होमवर्क करें। दीदी आपको बार बार बुलाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कितने लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हमारा समय हो चुका है। और मैं दर्शकों को ये याद दिला दूं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें फ़ोन करते हैं। आशा है कि आप लोग को कोई तकलीफ़ नहीं होती होगी फ़ोन मिलाने में, क्योंकि इसलिए हमने आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, और आप वो नंबर ज़रूर लिख लीजिएगा। अगले हफ्ते हमारी मुलाकात आप लोग से फिर होएगी। अगले हफ्ते हमारे पास महाराष्ट्र की होम मिनिस्टर आएंगी, कृपा शंकर सिंह। तो मिस्टर कृपा शंकर सिंह वो हमारे पास होंगे,
और आपसे जो भी सवाल आप लोग को के पास होंगे उनको लिख के रखिएगा। मैं भी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करके आऊँगी और हम लोग सब यहाँ पे मिलेंगे। याद रखिएगा अगले संडे हम लोग फिर 12 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। खत्म हुआ। दीदी, जितने लोगों से आपने बातचीत की, आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा? मुझे जैसे कि कई लोगों ने, खैर फिल्मों का तो छोड़िए, कि कैसे सीखना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। जैसे अभी वो कौन थी वो जो उसने पूछा कि कैसे सिखाऊं, मैंने हफ्ते में 2 दफ़ा भेजिए। तो वो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा कि वो कहना कहीं दूर है। मैंने कहा दूर इसलिए है कि भाई पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, तो बस रोज़ ना आवे, 2 दफ़ा आवे, उसको सिखा के होमवर्क के लिए उसका एक्स्ट्रा। नहीं, क्योंकि हम लोग एक इनाम देते हैं बेस्ट क्वेश्चन का। तो अच्छा। अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो जिसने वो क्वेश्चन पूछा था तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन करके अपना नाम और पता दे दीजिएगा, तो हम आपको इनाम पहुंचा देंगे। और दीदी, आपसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। अरे तो, भाई तुम तो खुद ही इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो। दीदी ये प्रोग्राम आपके बारे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले हफ्ते आप लोग से फिर मुलाकात होगी। हमारे होम मिनिस्टर श्री कृपा शंकर सिंह होंगे हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।